जब रात की तारीकी ने कायनात को अपनी स्याह चादर में लपेट लिया, तो विक्रम ने 4 आदमियों को साथ लिया और पूरे साजो सामान के साथ लेस होकर गांव की तरफ रवाना हुआ। इनमें फूलन भी थी। गांव करीब पहुंचकर वो रुक गए और एक एक करके सुनार के दरवाजे पर पहुंच गए। फूलन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने कौन है की आवाज लगाई। दरवाजा खोलो सेठ, फूलन ने कहा। मैं जेवर की रसीद लाई हूं। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? ये आधी रात के वक्त क्या करने आई हो? तेरा साथी किधर है? अरे अंदर ही अंदर बोलते जाओगे, फूलन ने कहा, या दरवाजा भी खोलोगे? भाग जा, इस वक्त दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा मत खोल, इधर ही रात गुजार लूंगी। थोड़ी देर खामोशी के बाद अंदर से आवाज आई, क्या तू अकेली है? तो और क्या, बारात लेकर आती? जेवर तो मेरा था, वो मुझे छोड़कर भाग गया। अंदर फिर खामोशी छा गई। फिर खुसर पुसर की आवाज आई और किसी ने थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर झांका। इस वक्त विक्रम और दूसरे डाकू दीवार के साथ चिपके खड़े थे। दरवाजा खोलने वाला सेठ सुनार था। फूलन के सिवा कोई नजर नहीं आया। इसने पूरा दरवाजा खोल दिया और बोला, मुरलीदास ठीक ही कहता था, वो तुझे भगा कर लाया था। अभी इसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि फूलन ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा और इसे धकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। इसके साथ ही विक्रम और दूसरे डाकू भी अंदर घुस गए। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखने लगी। फूलन ने जेठानी को सेठ को लालटेन जलाने के लिए कहा और तमाम घर वालों को एक कमरे में बंद कर दिया। औरतें, बच्चे और मर्द खौफजदा भेड़ियों की तरह कोनों में जमा हो गए। फूलन ने सेठ सुनार का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, क्या रे सुनार की औलाद, तू परदेसियों को लूटता है? निकाल तिजोरी की चाबियां। सेठ पशोपेश करने लगा। विक्रम ने एक जोरदार लात रसीद की और बोला, इस छोरी का जेवर किधर है? सेठ कांपता हुआ बोला, महाराज, इसके साथी ने जेवर बेचकर पैसे वसूल कर लिए थे। फूलन ने इसे झटका मारकर इसकी कमीज फाड़ दी और राइफल की नाल इसके पेट में चुभोती हुई बोली, तेरी जान मेरी उंगली में है, ये चूड़ियों वाले हाथ ना हो। सेठ सुनार घर से भागी हुई छोकरी हूं। वो जेवर भी चोरी का है। मेरा नाम सुन ले, मैं फूलन देवी हूं। तुम जैसे लोगों के वजह से मैं डाकू बनी हूं। चाबियां दो, इससे पहले कि मैं गोली चला दूं। सेठ पीछे हटता हुआ बोला, देता हूं चाबियां। शांति से बैठ जा, मैं देता हूं शांति का, रुक जा थोड़ी देर। देवी जी, इस बंदूक को परे करो, गलती से चल जाएगी। चलती है तो चल जाए, विक्रम ने कहा। तेरे जैसे चंद सूर मर जाएंगे तो संसार में सुख होगा। कोने में दुबके हुए अफराद में से एक नौजवान औरत कांपती हुई उठी और दूसरे कमरे से चाबियों का गुच्छा निकाल लाई। कमरे का एक दरवाजा दुकान में खुलता था। फूलन और विक्रम ने शेर सुनार को साथ लिया और दुकान में पहुंच गए। फूलन ने सेठ को राइफल का कुंडा मारा और तिजोरी खोलने के लिए कहा। विक्रम ने तेज नजर से दुकान का जायजा लिया। एक तरफ छोटा सा शोकेश था। इसने अपना भारी बूट मारकर शोकेश का शीशा तोड़ दिया। विक्रम जेवर और पैसे जेबों में ठूंसने लगा। सेठ ने कपकपाते हुए हाथों से तिजोरी खोली तो फूलन ने इसे एक और कुंडा रसीद करके परे हटा दिया। दूसरे कमरे में 3 डाकू औरतों और बच्चों की निगरानी पर मबूर थे। जब फूलन तिजारी खोलने लगी तो दूसरे कमरे से औरतों की दबी दबी चीखने की आवाजें उभरने लगी। सेठ इन चीखों की आवाज सुनकर बेचैन हो गया। वो बेख्तियार होकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। फूलन जेवर और नकदी छोड़कर इसकी तरफ बढ़ी और कुश्ती का एक दाव लगाकर इसे नीचे गिरा दिया। विक्रम ने तिजोरी का सारा जेवर, जिसमें वो जेवर भी शामिल था जो सेठ ने फूलन से छीना था, निकालकर ठेले में डाल लिया। इसने महसूस किया कि चीखों की आवाज सुनकर आसपास के लोग बेदार हो गए हैं। ऐसे मौके पे डर भी होता है कि कुछ लोग मुसल्ला होकर हमला न कर दे। विक्रम ने काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा तमाम घर वालों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। इतने में बाहर से किसी ने आवाज लगाई, सेठ, ये शोर कैसा है?
घर में सब खैरियत तो है? विक्रम ने जल्दी से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल सेठ की कमर में लगाते हुए बोला, कोई गलत बात नहीं करना। बोलो सब खैरियत है, औरतों का आपस में झगड़ा हो गया था। सेठ ने इसके हुक्म की तमील की और खौफजदा लहजे में आवाज लगाई, सब खैरियत है भाई, औरतों का आपस में झगड़ा हो गया था। एक डाकू ने घर के दूसरे अफराद पर राइफल तान ली और फनकारा, जिसकी मुंह से आवाज निकली, इसके पेट में सुराख कर दूंगा। बच्चों पर सख्ता तारी हो गया। औरतों ने सांस रोक ली। विक्रम के हुक्म पर सेठ दरवाजे के करीब गया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कहा, सब ठीक है भाई, घर का झगड़ा था, खत्म हो गया है। इस दौरान विक्रम का रिवॉल्वर इसकी पसलियों के साथ लगा हुआ था। बात खत्म करने के बाद वो पीछे हटा तो विक्रम ने दोबारा कुंडी लगा दी, लेकिन मालूम होता था कि बाहर जमा हो जाने वालों की तसल्ली नहीं हुई। वो दबी दबी आवाजों में एक दूसरे के साथ बातें करने लग गए। विक्रम ने एक डाकू को दीवार के ऊपर से गली का जायजा लेने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही इसने दीवार के ऊपर से सर निकाला, गली से किसी ने पिस्तौल से फायर किया। डाकू जल्दी से नीचे हो गया। इसका मतलब था कि बाहर वालों को सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। लम्हे भर के बाद किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। विक्रम सेठ की पसलियों में रिवॉल्वर चुभाता हुआ बोला, दरवाजा खोलो और बाहर जो कोई है इसे अंदर ना आने दो। और साथ ही इसने फूलन और एक दूसरे डाकू को दरवाजे के दोनों तरफ खड़ा कर दिया और खुद एक तरफ हो गया। दरवाजा खुला और एक शख्स जिसके हाथ में पिस्तौल था अंदर घुसता हुआ बोला, सेठ खैरियत तो है? किसकी चीखों की आवाज आई थी? फूलन ने इसकी आवाज पहचान ली। ये वही पहलवान मुलाजम था जिसने इसी और शंकर को दरिया में बुर्द करने की धमकी दी थी। अंधेरे की वजह से वो अंदर की सूरत हाल नहीं समझ पाया था। फूलन ने राइफल पर हाथ मारा। मुलाजम के हाथ से पिस्तौल छूट गिरा। ताहम वो तेजी से फूलन की राइफल का कुंडा इसके जगरे पर रसीद कर दिया। वो कड़कता हुआ पीछे हटा तो विक्रम ने इसकी पसलियों में राइफल दे मारी। एक डाकू ने दरवाजा बंद कर दिया और पिस्तौल उठा लिया। ये वही है जो धमकियां दे रहा था, फूलन ने कहा। क्यों रे सूरत हराम, अभी इधर आया है? इसके मुंह पर थप्पड़ मारा, पहचान मुझे। मुलाजम आंखें फाड़कर फूलन को घूरने लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यही वही छुई मुई सी लड़की थी जो गुमसुम खड़ी थी। बाहर कितने लोग हैं? विक्रम ने मुलाजम से पूछा, और हथियार कितने हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं महाराज, मुलाजम ने कहा। मुझे किसी ने बताया कि सेठ के घर से आवाजों की चलाने की आवाज आई है, इसलिए मैं चला आया। विक्रम ने सेठ को धक्का दिया और कहा, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। अगर किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो हम तुम दोनों को कत्ल कर देंगे। इसने अपने साथियों को रवानगी का इशारा दिया और दोनों यरमगालियों को धकेलता हुआ निकल आया। गली में पहुंचकर इसने और इसके साथियों ने चंद हवाई फायर किए। गली में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घरों में छुपके और दरवाजे बंद कर लिए। गांव के बाहर पहुंचकर विक्रम रुक गया और ये यरगमालियों से बोला, अब तुम दोनों के साथ क्या किया जाए? मुलाजम हाथ जोड़ता हुआ बोला, माफ कर दो, हम बेगुनाह हैं। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों को इधर ही ठंडा कर दिया जाए तो अच्छा है, विक्रम ने कहा। जाने कितने गरीबों को लूट चुके हो। बुरा आदमी जितनी जल्दी दुनिया से चला जाए इतना ही अच्छा है। तुम लोगों ने हमारी सारी दौलत लूट ली है, जेठानी ने कहा। अब हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? एक शर्त पर तुम्हें छोड़ देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाना। अगर तुमने हमारे ऊपर रिपोर्ट लिखवाई तो तुम्हारे पूरे कुंबे को खत्म कर देंगे। महाराज, हम वादा करते हैं रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। विक्रम ने इन्हें छोड़ दिया और डेरे पर पहुंचकर कूच का हुक्म दिया। इसे मालूम था कि वो लोग रिपोर्ट लिखवाएं या ना लिखवाएं, पुलिस को इत्तला जरूर मिल जाएगी और वो सुबह तक इस इलाके को घेरे में ले लेंगे। इस मुशक्कत अमेज जिंदगी ने फूलन के जिस्म में मर्दों जैसी सख्ती और फुर्ती पैदा कर दी थी। इसके अलावा इसने मर्दों के साथ बात करने का ढंग भी सीख लिया था।
और साथ ही इस डाकू इसका एहतराम करने लगे थे। मौके पर तो वो मर्दों से भी ज्यादा बेखौफी का मुजाहरा करती थी। जहां तक विक्रम का ताल्लुक था, वो इसके मामले में बहुत खुदगर्ज था। अगर फूलन किसी मर्द के साथ राजो नियाज की बातें करते देख लेता, तो इसके सीने में रकाबत की आग जल उठती। इसे कई मौकों पर वो फूलन के मुंह पर दो चार थप्पड़ भी दे मारता था, लेकिन फूलन इसके इस जंगलीपन का कभी शिकवा नहीं करती, बल्कि जी में खुश होती, क्योंकि विक्रम पहला शख्स था जो वाकई इससे मोहब्बत करता था और मोहब्बत की वजह से ही इसे मारता था। विक्रम की सख्ती ने इसको एक सख्त औरत बना दिया। वो बहुत सी बातों में इसकी नकल करती, इसकी तरह गुस्से का इजहार करती, इसकी तरह राइफल चलाती और इसकी तरह मुकाबला करती। वो इसके सिवा किसी से नहीं डरते थे। शेर सुनार को लूटने के चंद रोज बाद इन्होंने राजस्थान की सरहद के करीब एक गांव पर हमला किया। इस गांव में दाखिल होते ही विक्रम ने चंद हवाई फायर किए और मेगाफोन के जरिए ऐलान किया कि कोई शख्स अपने घर से बाहर ना निकले। अभी वो ये ऐलान कर ही रहा था कि एक नौजवान देहाती करीबी मकान से निकला और एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। विक्रम ने एक डाकू को चीख कर फायर करने का हुक्म दिया। फूलन इस वक्त विक्रम के करीब खड़ी थी। जिस डाकू को फायर करने का हुक्म मिला था, इसने बड़े इत्मीनान के साथ राइफल कंधे से लगाई, दौड़ते हुए नौजवान का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली नौजवान की पुश्त पर लगी। वो फूलन की आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ा और खाक में लूटने लगा। इसका लिबास और आसपास की जमीन खून से सुर्ख हो गई। ये देखकर बाकी देहातियों ने अपने दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए। जख्मी नौजवान 15 मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन किसी शख्स को बाहर निकलने की जरूरत न हुई। फूलन ने यह मंजर इब्तदा से इंतहा तक देखा। इसने नौजवान को दौड़ते, गोली खा के गिरते और तड़पते हुए देखा। गो इसके दिल में कुछ अफसोस के जज्बात पैदा हुए, ताहम वो ज्यादा मुतासर नहीं हुई, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा अजीतें बर्दाश्त कर चुकी थी। वो शख्स तो 15 मिनट तक तड़पने के बाद इस दुनिया से कूच कर गया था, लेकिन वो बरसों तक तड़पती और मौत का इंतजार करते रही थी। इस वाकये के चंद हफ्ते बाद विक्रम ने एक और गांव पर हमला किया। वो हस्बे मामूल लूट के काम की निगरानी कर रहा था और देहातियों को तंबी कर रहा था कि वो किसी किस्म की मज़ाहमत करने की कोशिश ना करें। फूलन हमेशा की तरह इसके साथ थी। अचानक एक शख्स जिसके हाथ में बंदूक थी बाहर निकला और विक्रम का निशाना लेकर फायर कर दिया। इसके साथ ही विक्रम जमीन पर गिरा और दर्द की शिद्दत के बायस लूट-फूट होने लगा। बंदूक बरदार ने दोबारा अपनी बंदूक सीधी की। इस मर्तबा इसने फूलन का निशाना लिया, लेकिन इसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके थे। कबल इसके कि वो दूसरा फायर करता, एक डाकू ने निहायत तेजी के साथ इसका निशाना लिया और फायर कर दिया। वो बंदूक बरदार जमीन पर गिरा और चंद लम्हों के अंदर ठंडा हो गया। फूलन जल्दी से विक्रम की मदद को दौड़ी। गोली विक्रम के कोहले पर लगी थी और दोनों हाथ से जख्म को दबा रहा था। जो डाकू लूटमार में मसरूफ थे, वो अपने सरदार के जख्मी होने की खबर सुनकर जाए हादसा की तरफ आ गए। फूलन देवी ने सूरत हाल की नजाकत का एहसास करते हुए विक्रम की जगह संभाल ली। सिर्फ 2 आदमी बहुत हैं, इसने छींक कर कहा। हंगामा मत मचाओ, इधर का ख्याल रखो, 2-4 हवाई फायर करो। डाकुओं ने फूलन के हुक्म की तमील में चंद फायर किए और चारों तरफ फैल गए। फूलन ने विक्रम के जख्म की जल्दी से पट्टी बांधी और जख्म से जरा ऊपर एक पट्टी कस के बांध दी, ताकि खून का दबाव कम हो जाए। चंद लम्हों के अंदर विक्रम एक डाकू का सहारा लेकर खड़ा हो गया और तमाम डाकुओं को वापसी का हुक्म दिया। इन्होंने इस वक्त तक जो माल लूटा था वो समेटा और वापस चल पड़े। विक्रम 2 डाकुओं के कंधों पर बाजू डाले चल रहा था। इसने इसी हालत में 10 मील का फासला तय किया। बल आखिर इन्होंने एक महफूज जगह देकर डेरा डाल दिया। एक डाकू जो तभी इमदाद में माहिर था, विक्रम के जख्म का मायना करने लगा और जख्म को साफ करके पट्टी की। अगरचे जख्म गहरा था, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी थी। एक डाकू दवाइयां लाने के लिए शहर रवाना हो गया।
इस डेरे पर चंद हफ्ते विक्रम की मरहम पट्टी होती रही। पहला हफ्ता इसने निहायत अजियत में गुजारा। इसको दर्द के इंजेक्शन लगते रहे, लेकिन वो किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। फूलन ने विक्रम की तीमारदारी की। उसने उसकी खिदमत में दिन रात एक कर दिया। विक्रम के दिल में इसकी इज्जत और मोहब्बत पहले से ज्यादा हो गई। एक सुबह एक घुड़सवार दूर से इनके डेरे की तरफ आता दिखाई दिया। विक्रम का जख्म अब भर चुका था और वो चलने फिरने के काबिल हो चुका था। ताहम थोड़ा सा लांग अभी इसकी चाल में बाकी था। इसने तमाम डाकुओं को खबर की और खुद आगे जाकर सवार के बारे में मालूम करने का फैसला किया। लेकिन फूलन लपक कर एक घोड़े की पीठ पर सवार हो गई और बोली, तू इधर ही ठहर, मैं देखती हूँ। इसने घोड़े को एड़ लगाई और गिर्द उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। आने वाले भी खासा भी दूर था। फूलन कंधे से उतारकर राइफल हाथ में पकड़ ली और कुछ दूर टीले के ऊपर पहरा देने लगी। इतनी देर में घुड़सवार उसके सामने पहुंच गया। इसने अपना मुंह और सर को चादर में लपेट लिया था। जब उसने उतारा तो फूलन ने घुड़सवार को फौरन पहचान लिया। वो जीवन दास था। इस शख्स ने पहले विक्रम को श्री राम सिंह और लाला राम सिंह के बारे में खबरदार किया था। घोड़ा रोकने के बाद वो चंद लम्हों तक चादर में लिपटी हुई फूलन को देखता रहा, फिर बोला, नमस्कार, सब खैरियत है? फूलन देवी हैरान हुई कि जीवन दास ने इसे चादर में लिपटे होने के बावजूद कैसे पहचान लिया। चादर मुंह से हटा दी और बोली, इधर क्या करने आए हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। सेवक को जीवन दास कहते हैं। पहचानना क्यों नहीं? फूलन देवी ने कहा, बड़ी अच्छी तरह पहचानो हो तुम। क्या दोबारा कोई खबर लाए हो? जीवन दास ने अस्पताल में सर हिलाया। खबर भी लाया हूं और पैगाम भी। जेल से होकर आ रहे हो? नहीं, सेवक जेल नहीं गया, बल्कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से छूट गए हैं। फूलन के चेहरे पर परेशानी के असर नमूदार हो गए। वो जीवन दास को साथ लेकर वापस आ गई। तमाम डाकू जीवन दास के गिर्द जमा हो गए और इसके बारे में सवालात करने लगे। रस्मी और तारफी बातचीत के बाद जीवन दास ने विक्रम से कहा, ये फूलन देवी बड़ी होशियार है, किसी रोज ये अपना गिरोह जरूर बनाएगी। क्या बात कर रहे हो? फूलन तेजी से बोलो, ये गिरोह अपना ही तो है। विक्रम ने कहा, काम की बात करो जीवन दास, फूलन को बहकाने की बातें मत करो। काम की बात यह है कि श्री राम और लाला राम जेल से छूट गए हैं। ये बात सुनकर विक्रम के दिल में घबराहट पैदा हुई, तो इस पर इसने जाहिर नहीं किया। आजकल ये दोनों भाई कहाँ हैं और इनका इरादा क्या है? इरादा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने तुम्हारे लिए दोस्ती का पैगाम दिया है। वो दोबारा इसी गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। हरगिज नहीं, फूलन चीख कर बोली। मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इनसे बोलो कि कोई और घर देखें, हमारे पास इनके लिए कोई जगह नहीं है। जीवन दास विक्रम की तरफ देखता हुआ बोला, इस गिरोह का सरदार कौन है? सरदार मैं हूं, विक्रम ने कहा। लेकिन फूलन ने गलत नहीं कहा। हमारे पास सिंह भाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था कि वो मेरी और फूलन की जान के प्यासे हैं। अब वो इस गिरोह में कैसे शामिल होना चाहते हैं? एक डाकू बोला, अब इनके लिए यहाँ सरदारी नहीं है। इनसे बोलो कि नया गिरोह बना लें। डाकुओं का गिरोह तैयार करना आसान काम नहीं, ये रफ्ता रफ्ता बनता है। वफादार और दलेर डाकू 2-4 दिन में इकट्ठे नहीं हो सकते, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मुश्किल ही से टूटते हैं। ये एक तरह की छोटी सी हुकूमत होती है जो सच्ची और वफादार साथियों के बगैर नहीं चल सकती। इन्हें सरदारी नहीं चाहिए, दीवनदास ने कहा। वो तुम्हारी सरदारी में वो तुम्हारी सरदारी में काम करने पर तैयार हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अकेले टुकेले डाकू की हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं होती। कोई डाकू गिरोह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने सिंह भाइयों को बता दिया है कि विक्रम के आदमी उसके वफादार हैं। इन्हें तोड़ना नामुमकिन है। मुझे इनकी जरूरत नहीं, विक्रम ने कहा। इन्हें कहो कि कोई दूसरा गिरोह देख लें। फिर वो अपने साथियों से मुखातब होकर बोला,
सिंगों के साथ कौन जाएगा? सबने यक जुबान कहा, कोई नहीं, कोई नहीं। फूलन जीवन दास से मुखातिब होकर बोली, सुन लिया तूने, ये सब विक्रम मल्लाह के वफादार हैं। सिंह भाइयों को ये बात बता देना। जीवन दास विक्रम को समझाता हुआ बोला, देखो उस्ताद, एक बैरी 100 सज्जनों पर भारी होता है। दोनों भाई इस वक्त तेरे मोहताज हैं। इनके पास माल पानी बिल्कुल नहीं है। आए तो इन पर मेहरबानी करेगा तो वो जिंदगी भर तेरे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, लेकिन अगर तूने इन्हें ठुकरा दिया तो वो जिंदगी भर तेरे दुश्मन हो जाएंगे। दोस्ती का इससे अच्छा मौका तुझे और कोई नहीं मिलेगा। फूलन बोली, जीवन दास, सांप सांप ही रहेगा। तू इसे चाहे जिंदगी भर दूध पिलाता रहे, वो कभी ना कभी तुझे जरूर काटेगा। विक्रम सोच में पड़ गया। जीवन दास ने मकूल बात की थी और गलत फूलन ने भी नहीं कहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि दोनों भाई सांप थे। वो इसे किसी वक्त भी डर सकते थे, लेकिन सांपों को आजाद छोड़ना भी खतरनाक था। इन्हें या तो मार देना चाहिए या फिर ऐसे पिंजरे में बंद कर देना चाहिए जिसमें से वो कभी बाहर ना निकल सके। सोचने की जरूरत नहीं है उस्ताद, शंकर ने कहा। हम सांपों से दोस्ती नहीं कर सकते। विक्रम गहरा सांस लेता हुआ बोला, बात यह है कि शंकर, सांप दो किस्म के होते हैं। एक तो वो सांप होते हैं जो आदमी को देखकर एक तरफ हो जाते हैं और बिला वजह नहीं काटते, लेकिन एक सांप इनके अंदर छुपा होता है। ये एक बहुत खतरनाक सांप होता है। ये घाट लगाकर बैठता है और हर रास्ते में आने जाने को काटने की कोशिश करता है। हमें कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इसने जीवन दास से पूछा, दोनों भाई आजकल कहाँ ठहरे हैं? आजकल दोनों भाई जमुना के किनारे ठहरे हैं। वहां इनके काफी दोस्त और रिश्तेदार हैं। मेरा ख्याल है कोई फैसला करने से पहले एक बार दोनों से मुलाकात कर लेना चाहिए, विक्रम ने कहा। पता तो चले कि इनके ख्यालात क्या हैं। फूलन देवी और कई डाकू इससे मुतफिक नहीं थे, लेकिन विक्रम ने इन्हें समझाया कि मुलाकात कर लेने में कोई हर्ज नहीं। इसने जीवन दास के हाथ श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को पैगाम भेजा कि वो अगले हफ्ते आके इनके साथ मिलेगा। जेल से रिहा होने के बाद श्री राम सिंह और लाला राम सिंह की हालत बहुत पतली थी। इन्हें सहारे की जरूरत थी। इन्होंने विक्रम की आमद पर देगे चढ़ाकर जियाफत का एहतमाम किया। गांव में मेले का समा था। ताहम विक्रम मल्लाह और इसके साथी किसी भी अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इनकी राइफलें लोड थी और वो दो दो तीन तीन की टोकरियों में गांव के अंदर आए। विक्रम मल्लाह ने जीवन दास से कह दिया था कि दोनों भाई निहत्थे इसके इस्तकबाल के लिए आए। जब विक्रम मल्लाह घोड़े से उतरा तो दोनों भाई हाथ मिलाकर इसकी तरफ बढ़े। इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। विक्रम से गले मिलने के बाद इन्होंने फूलन देवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खुद अतमादी और बेनियाजी दिखाई दे रही थी। इन्होंने दिल में कहा, तो ये है वो देवी जिसकी बड़ी शोहरत सुनी थी। विक्रम उस्ताद, तुमने तो हमें भुला ही दिया था, लाला राम ने कहा। हम तो जेल में तुम्हें हर वक्त याद करते रहते थे। विक्रम इसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, लाला राम जी, जेल में आदमी के पास यादों के सिवा और होता ही क्या है करने के लिए, क्योंकि जेल में तो फुर्सत ही फुर्सत होती है, पर बाहर तो आदमी 24 घंटे किसी न किसी चक्कर में पड़ा रहता है। सच कहते हो उस्ताद, श्री राम ने कहा। हम लोगों को तो जेल में ही आराम मिलता है। बातें करते हुए वो एक कुशादा कमरे में पहुंच गए, जहां एक साफ दरी बिछी हुई थी। श्री राम ने विक्रम और फूलन को नुमाया जगह पर बिठा दिया। फिर दबी जुबान में बोला, तूने इस देवी का तारुफ नहीं कराया। इसका इशारा फूलन की तरफ था। फूलन तेजी से बोली, श्री राम, किस देवी की बात कर रहे हो? उसी की जिसे तुमने कत्ल करने का इरादा किया था। श्री राम चालाकी से बोला, हाय राम है राम, हम तो तेरे सेवक हैं। कत्ल की बात तूने कहां से सुनी ली? विक्रम तारुफ कराता हुआ बोला, श्री राम, ये फूलन देवी है, निहायत दिल गुर्दे वाली छोकरी है। तू उसका काम देखेगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। एक नौजवान ठाकुर
जो दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, होले से बोला, आंखें तो काम देखे बगैर ही खुल गई हैं, काम देखा तो जाने क्या क्या कुछ हो जाए। फूलन ने घसीली नजरों से इसकी तरफ देखा, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। लाला राम मौजू बदलता हुआ बोला, बाबू गुज्जर की मौत का सुनकर बड़ा दुख हुआ है, बड़ा हौसले वाला आदमी था। फूलन बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, हौसले वाला मेरी जूती से, मुझे तो इसकी मौत पर बड़ी खुशी हुई है। विक्रम ने कहा, लाला राम, मेरा ख्याल है कि तुम्हें बाबू गुज्जर की मौत का सही कारण नहीं मालूम। इसलिए मालूम होता है कि मैं तुम्हें सारी तफसील साथ बता दूं, ताकि किसी के दिल में मेल मटाव न रह जाए। सारी गड़बड़ फूलन की वजह से शुरू हुई थी। नौजवान ठाकुर ने दोबारा फिक्रा कसा, इसमें शक क्या है? विक्रम ने इसकी बात नहीं सुनी और सिलसिला कलाम जारी रखता हुआ बोला, फूलन के खिलाफ चोरी का एक झूठा पर्चा हुआ था और ये छुपती फिर रही थी। इसका शोहर कैलाश मेरा पुराना दोस्त है, इसने इसे वक्ती तौर पर मेरे पास भेज दिया। लेकिन लेकिन बाबू गुज्जर ने पहली ही रात में इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, सबके सामने इसे बेइज्जत किया। चौंका वो हमारा सरदार था, इसलिए किसी ने भी इसकी इस हरकत पर एतराज नहीं किया। आधी रात के वक्त फूलन हमारे डेरे से फरार होगी। बाबू गुज्जर ने इस बात से अपनी जिल्लत महसूस की और फैसला किया कि वो फूलन को कत्ल कर देगा। हमने इस पर भी कोई एतराज नहीं किया और बाबू गुज्जर की हदायत पर इसको इसके घर से उठा लाए। लेकिन बाबू गुज्जर ने इसे कत्ल करने के बजाय अपने पास रख लिया और रोजाना हमारे सामने इसे जलील करना शुरू कर दिया। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। डाकू जब वहशी बन जाता है तो वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता। लाला राम को चौंका। विक्रम की मदद की जरूरत थी, इसलिए वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। इसने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। अगर डाकू वहशी बन जाए तो वो अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसी दौरान श्री राम के आदमियों ने खाना लगा दिया। इसने विक्रम से कहा, पुराने किस्से छोड़ दो, पहले खाना खा लो। फूलन खाने की तरफ देखती हुई बोली, इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ? श्री राम ने अपनी प्लेट इसकी तरफ सरका दी और इसकी अपने आगे कर ली। फिर बोला, देवी जी, हम मर्द को मुर्दार करने से पहले ललकारते हैं, तो क्या औरतें छुपकर वार करती हैं? नौजवान ठाकुर ने कहा और खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। खाना खाने के बाद ज्यादातर लोग बाहर चले गए। दोनों भाइयों ने विक्रम को खुश करने के लिए कुछ खेल तमाशों का इंतजाम भी कर रखा था। श्री राम ने विक्रम से कहा, हम तेरे साथ लड़की में कुछ बात करना चाहते हैं। विक्रम ने फूलन के सिवा बाकी सबको बाहर भेज दिया। फिर बोला, फूलन देवी से मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है, तुम इसके सामने बात कर सकते हो। श्री राम ने आंखें घुमाकर अपने भाई की तरफ देखा, फिर बोला, हमें जेल से छूटे हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने धंधा शुरू नहीं किया। और तुम्हें तो पता ही है कि हमें डकैती के सिवा कोई दूसरा हुनर नहीं आता। श्री राम पहले तो इस गिरोह का सरदार था, विक्रम ने कहा, और मैं तेरे मुताहिर काम करता था। मेरी सरदारी में तू अब कैसे काम करेगा? श्री राम ने दिल में सोचा, एक बार गिरोह में तो शामिल हो जाए, फिर देखते हैं कि कौन सरदार और किसकी सरदारी रहती है। ताहम बुलंद आवाज से बोला, ये तो होता ही रहता है, बड़े बड़े बादशाह फकीर हो जाते हैं, हमारी क्या हकीकत है? हमने तुझे सरदार मान लिया है, सदा तेरे वफादार रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। विक्रम ने फूलन से पूछा, तेरा क्या ख्याल है? फूलन श्री राम को घूरते हुए बोले, पहले मेरी एक बात का जवाब तो दे। क्या तूने जेल में मेरे और विक्रम के कत्ल की बात नहीं की थी? गुस्से में कोई बात मुंह से निकल गई होगी। श्री राम ने कहा, भला अपनों को भी कोई मारता है? इस मामले पर काफी देर बातचीत होती रही। बिल आखिर श्री राम विक्रम को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि इसकी नीयत में कोई फतूर नहीं है। फूलन की यकीन दहानियों से मुतमिन नहीं थी, ताहम अपनी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और फिर विक्रम ने इन दोनों भाइयों को एक आम डाकू की हैसियत से अपने गिरोह में शामिल कर लिया।
इस फैसले पर खूब खुशी मनाई गई। पहले नाच गाना हुआ, इसके बाद कई किस्म के खेल तमाशे, आखिर में कबड्डी का मुकाबला भी हुआ। नौजवान ठाकुर फूलन पर फिक्रेबाजी करता रहा था। वो कबड्डी कबड्डी के मैच में शामिल हुआ। मुकाबला शुरू होने से पहले वो फूलन के करीब गया और बोला, अरे देवी, ये राइफल किसकी उठाई है? फूलन ने सर से पैर तक नौजवान को घूरा, फिर बोली, तेरे को किसकी दिखे है ये राइफल? नौजवान ठाकुर मजाक के बोर्ड में था, बोला, राइफल उठाना और चलाना तो मर्दों का काम है, मटके औरतें उठाती हैं। फूलन कहका लगाकर बोली, जब भी तू मटक मटक कर चले है, मैं समझी कि तू नामर्द है। आसपास खड़े डाकू जोर जोर से हंसने लगे। नौजवान ठाकुर जरा सा सियाना हो गया। किसी ने आवाज लगाई, चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां। फूलन ने गर्दन अकड़ा कर कहा, फूलन औरत नहीं, मर्द है, मर्द। बोल, तुझे राइफल चला कर दिखाती हूँ। नौजवान ठाकुर शर्मिंदा होने के बजाय ठीठ हो गया। वह कबड्डी के लिए कपड़ों के नीचे लंगोट पहना हुआ था। जब इससे कोई बात ना सूझी तो कपड़े उतारता हुआ बोला, मर्द है तो आ जा मैदान में। फूलन गुस्से में आ गए। इसने राइफल विक्रम को थमाई और मैदान में उतरकर आस्तीनें चढ़ाने लगी। विक्रम इसे समझाते हुए बोला, रहने दे, तुझे कबड्डी नहीं आती, ज्यादा गुस्सा मत कर। बात कबड्डी की नहीं है, इज्जत की है, फूलन ने कहा। देखो तो इस ठाकुर के छोकरे में कितना दम है। फूलन के मैदान में उतरने से तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ गई। वो दूसरे मशगले छोड़कर कबड्डी के मैदान में जमा होने लगे। रेफरी ने सीटी बजाई और खिलाड़ियों को खेल के सूल समझाने के लिए अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। दोनों टीमों में कुल 24 खिलाड़ी थे। फूलन और नौजवान ठाकुर मुखालिफ टीमों में शामिल थे। खेल शुरू हुआ। फूलन अगरचे कबड्डी के दाव पेच तो नहीं जानते थे, ताहम इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो बचकर भी निकली और पकड़ी भी गई, लेकिन अभी तक इसका और ठाकुर का सामना नहीं हुआ था। कबड्डी में दो किस्म के खिलाड़ी होते हैं, एक कबड्डी डालने वाले और दूसरे पकड़ने वाले। लेकिन फूलन दोनों काम कर रही थी। एक दफा नौजवान ठाकुर कबड्डी डालने आया तो फूलन आगे आगे थी। नौजवान ने खिलाड़ियों के गिर्द चक्कर लगाया और किसी को हार लगाए बगैर वापस जाने लगा। फूलन इसके पीछे दौड़ी। नौजवान पहले तो दौड़ता रहा, लेकिन दरमियानी हदबंदी के करीब पहुंचकर रुक गया। ऐसे मौके पर मुखालिफ खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी लेट कर या घसीट कर लकीर को हाथ लगाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन फूलन चौंका जोश में थी, इसलिए इसने ठाकुर पर हाथ रख दिया। नौजवान किसी ऐसे ही मौके का मुंतजर था। वो फूलन को घसीटता हुआ लाइन तक पहुंच गया। रेफरी ने सीटी बजाई। फूलन ने नौजवान को छोड़ दिया, लेकिन नौजवान ने फूलन को गुस्सा दिलाने के लिए सीना फैलाकर बड़क मारी। फूलन गुस्से में आगे बढ़ी तो नौजवान ने इसे कोले के ऊपर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया और अपने खिलाड़ियों में जाकर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद इसने फूलन का सामना नहीं किया। कबड्डी खत्म हो गई, लेकिन फूलन का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसने एक लड़के को बुलाकर पूछा, इस ठाकुर छोकरे का नाम क्या है? लड़के ने कहा, सुरिंदर सिंह। सुरिंदर सिंह। फूलन ने पुरख्याल अंदाज में कहा, इसे मेरा एक संदेशा दे देना। बोलना, फूलन देवी दोबारा तुमसे मिलेगी। गांव में एक रोज तफरीह करने के बाद विक्रम अपने गिरोह के साथ घाटियों की तरफ रवाना हो गया। इसके गिरोह में 3 आदमियों का इजाफा हो गया था, श्री राम, लाला राम और जीवन दास। सावन भद्रों शुरू हो गया था और बारिश की वजह से घाटियों में जिंदगी मुश्किल हो गई थी। दरियाई जमुना और चुंबल में तो ज्ञानी किसी कैफियत थी। इस मौसम में चौका नकलो हरकत दुश्वार हो जाती है, इसलिए डाकुओं की कार्रवाइयां तकरीबन रुक जाती हैं। ये मौसम वो देहातों और पनाहगाहों में गुजारते हैं। विक्रम ने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान अच्छा खासा राशन जमा कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन खासी मजबूत थी। श्री राम और लाला राम ने विक्रम की सरदारी कबूल कर ली थी, लेकिन वो दिल से इसके साथ नहीं थे। श्री राम के दिल में फूलन के लिए नफरत थी और कशिश भी। एक रोज
दोनों जंगल में अलग बैठे थे और अपनी बेबसी पर पेचताब खा रहे थे। लल्ला राम कह रहा था कि मैंने कई डाकुओं से सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर कोई भी विक्रम के खिलाफ नहीं जा रहा। असल मसला इस फूलन देवी का है, विक्रम ने कहा। इसकी नजरें बड़ी तेज हैं, हर तरफ का ख्याल रखती है, पर तू फिक्र मत कर, मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगी। श्री राम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक तरकीब है मेरे दिमाग में। पहले किसी तरह फूलन को वर्गलाते हैं। अगर ये हमारे हत्थे चढ़ गई तो कुछ रोज इसे बेवकूफ बनाने के बाद विक्रम को सारी बात बता देंगे। वो फूलन की वफादारी के किस्से सुनाता रहता है। जब इसे इसकी बेवफाई का हाल मालूम होगा तो खुद ही इसका मुंह काला हो जाएगा। लाला राम ने कहा, लेकिन क्या ये हमारे हत्थे चढ़ जाएगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। श्री राम पुरख्याल अंदाज में सर हटाता हुआ बोला, फूलन कभी कभी कपड़े धोने जाती है, इस मौके पर इसके पीछे जाऊंगा और बेतकल्लुफ होने की कोशिश करूंगा। पर जरा ध्यान से जाना, वो बहुत हाथ छुट है। इन दिनों विक्रम बला का गिरोह दरिया के किनारे किनारे सफर कर रहा था। एक शाम श्री राम को फूलन के साथ बातचीत करने का मौका मिल गया। वो दरिया के किनारे एक अलग थलग जगह बैठी थी। श्री राम बेख्याली में टहलता हुआ इसके करीब पहुंच गया और एक पत्थर पर बैठकर दरिया में कंकरियां फेंकने लगा। चंद लम्हों के बाद इसने कहा, फूलन देवी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? फूलन गसीली नजरों से इसकी तरफ देखती हुई बोली, भौंक। श्री राम ने दिल में कहा, लानत हो तुम पर, तू तो बावले कुत्ते की तरह काटने को दौड़ती है। फिर ऊंची आवाज में कहा, बात सुने बगैर ही नाराज हो गई है? हाँ, मैं बात सुने बगैर ही नाराज हो गई हूँ। एक कमीने ने पहले भी मुझसे ऐसी ही बात की थी। मैंने इस पर भरोसा कर लिया था, पर वो मुझे बीच भंवर में छोड़कर चला गया। इसे कैलाश याद आ गया था। तो कर जो बात करनी है तूने। ये तो अदब की बात है, श्री राम ने कहा। जरूरी नहीं कि ऐसी बात कहने वाले हर शख्स के दिल में कोई खोट हो। फिर वो बात बदलता हुआ बोला, तेरा निशाना बड़ा सच्चा है। इस रोज मैंने तुझे निशानाबाजी करते हुए देखा था। फूलन लापरवाही से बोली, तो फिर? श्री राम ने ये जवाब सुनकर मायूस हुआ। फूलन अपनी तारीफ से जरा भी मुतासर नहीं हुई थी। मेरा मतलब है कि तेरे अंदर सरदारों वाली खूबियां पाई जाती हैं। तो फिर? श्री राम राजदराना लहजे में बोला, तू कब तक विक्रम मल्लाह के साथ लगी रहेगी? तो ये बात क्यों पूछ रहा है? तू अपना गिरोह क्यों नहीं बना लेती? मुझे विश्वास है कि तू विक्रम से ज्यादा अच्छी सरदारी कर सकती है। पर तू क्यों इतना परेशान हो रहा है मेरे लिए? मैं विक्रम की बजाय तेरे साथ काम करने में ज्यादा इज्जत महसूस करूंगा, श्री राम ने कहा। तू अक्खड़ और दलेर औरत है, और सुन, तू मेरे साथ चलती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। फूलन खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मुझे किसी ठाकुर कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर अखड़ी औरत हूं तो मेरा सरदार भी अखड़ और दलेर आदमी है। मैं तेरे जैसे साजिशी बिच्छू पर थूकती भी नहीं। श्री राम डरा कि कहीं फूलन विक्रम को सारी बात ना बता दे। हंसकर बोला, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। दिल में इसने सोचा कि ये तरकीब तो नाकाम हो गई है, अब कुछ और करना पड़ेगा। तजर्बात ने फूलन को एक अल्लर मटियार से जहांदीदा औरत में तब्दील कर दिया था। राइफल और विक्रम ला की मौजूदगी में वो जबरदस्त तहफ्फुज महसूस करती थी। इसने मर्दों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का फन सीख लिया था। वो बेशतर डाकुओं से ज्यादा महारत के साथ राइफल चलाना जानती थी। रात के खाने पर इसने विक्रम से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि श्री राम और लाला राम को अपने घरों में शामिल ना कर। विक्रम खाने से हाथ रोकता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ है? इन भाइयों की नीयत ठीक नहीं है। क्या इसने तुझे कुछ कहा है? आज श्री राम ने मुझे वर्गलाने की कोशिश की थी, फूला ने कहा। पहले तो वो मेरी तारीफें करके मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता रहा, फिर खुलकर सामने आ गया। विक्रम की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। प्लेट हाथ पे रखता हुआ बोला, क्या हुआ? कहने लगा, तू सरदार क्यों नहीं बन जाती? और ये कि तू विक्रम की बजाय मेरे साथ चलती हुई ज्यादा अच्छी लगती है।
विक्रम ने बर्तनों को हाथ मारकर परे फेंका, उछल कर खड़ा होगा, रिवॉल्वर निकाला और अपने सामने आने वाले पत्थरों को ठोकरें मारता हुआ बाहर निकल गया। लंबे लंबे कदम उठाता हुआ श्री राम के खेमे की तरफ बैठा। पुश्ता कद श्री राम इस वक्त अपने खेमे में बैठा चंद डाकुओं के साथ ताश खेल रहा था। विक्रम ने खेमे में घुसते ही इसे गिरबान से पकड़ा और खड़ा कर लिया। रिवॉल्वर की नाड़ी इसकी थोड़ी के नीचे लगाता हुआ बोला, श्री राम सिंह, बंदर की औलाद, तूने फूलन को वर्गलाने की कोशिश की थी। श्री राम भर घबरा कर बोला, राम राम, गला तो छोड़ो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो तेरा सज्जन हूँ, जरा इस तोप को तो नीचे करो। मेरे बाजुओं में अभी दम है श्री राम, विक्रम ने कहा और इसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ऐसा ना हो कि तेरा हशर भी बाबू गुज्जर जैसा हो। श्री राम कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ बोला, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, जो तू कहेगा ऐसा ही होगा। सालसी कुत्ते, यहाँ वैसा ही होता है जो मैं कहता हूँ। अगर तेरे मन में सरदारी का वहम है तो आ मेरे साथ दो दो हाथ करके देख ले, जरा देखो तो तेरे अंदर कितनी शक्ति है। ना ना उस्ताद, तुझे हमने उस्ताद मान लिया है, श्री राम बोला। अब कैसी सरदारी का वहम, हम गए दिनों की बातें भूल चुके हैं। भूल ही जाओ तो अच्छा है, विक्रम ने कहा, वरना तुम दोनों भाइयों की खाल में भूस भर के समुद्र में गर्क कर दूंगा। आइंदा फूलन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। श्री राम इस वक्त विक्रम के रहमो करम पर था, इसलिए वो इसकी हर बात मानने को तैयार था, लेकिन इसके दिल में पाई जाने वाली नफरत और ज्यादा गहरी होगी। अपनी बात खत्म करने के बाद विक्रम वापस चला गया। फूलन जो इसके साथ थी बोली, मेरी मान तो दोनों भाइयों को चलता कर, ये अब तेरे वफादार नहीं रहे। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, विक्रम ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनका क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम से मिलने के बाद ही इनका फैसला करूंगा। ये दोनों हमारी जान के दुश्मन हैं, फूलन ने कहा, इन पर भरोसा करना ठीक नहीं। दुश्मन आंख से उजल हो जाए तो ज्यादा खतरनाक होता है, आंख के सामने रहे तो मुकाबला होता रहता है। ज्यादा आंख के सामने भी अच्छा नहीं होता, किसी समय भी वार कर सकता है। श्री राम इतना बेवकूफ नहीं है, इसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर इसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं दोनों भाइयों की बोटियां कर डालूंगा। जब तक इन्हें चार छह वफादार नहीं मिल जाते, ये कुछ नहीं कर सकते। अगले रोज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से विक्रम को सफर रोकना पड़ा। बारिश कई रोज तक होती रही। जिस रोज जोर टूटा, डाकुओं का ये गिरोह आगे रवाना हो गया। इसका रुख मशरिक की तरफ था। बरसात के मौसम में बहुत मुश्किल था, ताहम एक फायदा भी था कि इस मौसम में पुलिस पार्टियां डाकुओं का ताकुब तर्क कर देती हैं। अगर अचानक कोई मुठभेड़ का अंदेशा भी नहीं रहता। विक्रम को इत्तला मिली थी कि मुस्तकीम का गिरोह दरियाए गंगा के किनारे पर मौजूद था, लेकिन जब विक्रम का गिरोह अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो दरियाए गंगा एक सलेबी नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसमें तगयानी की कैफियत थी और इसे पार करना नामुमकिन था। रास्ते में बारिश भी बहुत होती रही थी, जिसकी वजह से कुछ डाकू बीमार भी हो गए थे। इस सूरत हाल को देखकर विक्रम को बाई जमाओ नामी एक गांव का रुख करना पड़ा। ये गांव जमुना के करीब है। यहाँ विक्रम के बड़े लाल रहता था। तमाम डाकू मुख्तलिफ घरों में ठहर गए। जब विक्रम और फूलन ने बड़े लाल के घर रहने का इरादा किया, जब कोई दूसरा सरदार कमजोर या नकारा हो जाए तो इसके साथी रफ्ता रफ्ता इसका साथ छोड़ देते हैं। यही वजह थी कि श्री राम और लाला राम विक्रम पर खास नजर रखे हुए थे। भाई लाला राम, श्री राम ने लहरगी में कहा, तुम्हारा ख्याल है ये शूदर का बच्चा और कितने दिन हमारे ऊपर सरदारी करेगा? लाला राम दांत पीसता हुआ बोला, अगर एक गोली इसकी टांग पर लग जाए तो ये सब काम ठीक हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कहते हो भाई लाला राम, पर गोली कैसे लगेगी ये सोचो। दोनों भाई सोच में पड़ गए। विक्रम के घर में जाते ही बिस्तर पर दराज हो गया। इसका जिस्म बुखार में तप रहा था।
बड़े लाल ने डॉक्टर को बुला लिया, जिसने विक्रम का मायना किया और दवाई दी और कहा कि चंद दिन के अंदर आराम करे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इन्होंने बरसात का सारा मौसम भाई जमाओ में गुजारा। एक चमकीली सुबह विक्रम फूलन के हमरा दरिया के किनारे तफरी करने के लिए निकला। फूलन ने एक बड़ा सा तरबूज उठा रखा था जो इसकी एक नई सहेली ने उसे दिया था। श्री राम और लाला राम जिस मकान में रहते थे वो इनके रास्ते में पड़ता था। दोनों भाई मकान के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। जब इन्होंने विक्रम और फूलन को इस तरफ की तरफ आते देखा तो चुपके से उठकर अंदर चले गए। फूलन ने विक्रम से कहा, ये ठाकुर भाई हमें देखकर अंदर क्यों चले गए? बैठे रहते तो प्रणाम करना पड़ता। विक्रम ने कहा, कुछ ना कुछ ठाकुर वाली आदत तो होवे है। मुझे तो ये दोनों जहर लगते हैं। मैं तो यूं कहती हूँ कि इन्हें अपने गौरव से बाहर निकाल दो। ये कंगले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ना क्या है, बस दो वक्त की रोटी के लिए साथ लगे हुए हैं। ऐसे ही किसी को दुत्कारना अच्छी बात नहीं है। बातें करते हुए दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। फूलन ने एक घास वाली जगह पर चादर बिछाई और बैठकर तरबूज काटने लगी। विक्रम कुछ देर दरिया के किनारे टहलता रहा, फिर फूलन के करीब पहुंचकर बोला, बरसात का मौसम खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि अब हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुस्तकीम के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए। कुछ देर बाद अचानक विक्रम ने चीख मारी और जमीन पर गिरकर पूरी तरह हाथ पैर चलाने लगा। इसके साथ ही फूलन ने फायर की आवाज सुनी। वो घबरा कर उठी तो देखा विक्रम की टांग से खून बह रहा था। ये वही टांग थी जो एक दफा पहले जख्मी हुई थी। फूलन ने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। इसने जल्दी से अपना कमरबंद निकाला और विक्रम की टांग पर जख्म से जरा ऊपर पट्टी बांध दी। अभी तक गांव का कोई शख्स इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। आमतौर पर इक्का दुक्का फायर की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि लोग अक्सर निशानेबाजी करते रहते थे। खून बह जाने की वजह से विक्रम पर नकाहत तारी हो रही थी। फूलन ने चादर फाड़कर जख्म के ऊपर बांधी। विक्रम को एक आरामदेह जगह पर लटाते हुए बोली, विक्रम हिम्मत करो, जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम बच जाओगे। मैं किसी को गांव से बुलाकर लाती हूँ। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोला। फूलन एक बार फिर विक्रम को तसल्ली देती हुई गांव की तरफ दौड़ी। इसे यकीन था कि फायर ठाकुर भाइयों में से किसी ने किया था। गालपन श्री राम ने गांव जाकर फूलन चलाई, दौड़ो, विक्रम मला जख्मी हो गया है, किसी ने इस पर गोली चलाई है। ये खबर आनन फानन पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग विक्रम के एहसानात थले दबे हुए थे। ये वक्तन फवक्तन इनकी माली इमदाद करता था। इन्होंने अपने सारे काम छोड़े और दरिया की तरफ भागे। चंद आदमी डॉक्टर को लेने के लिए रवाना हो गए। वो चारपाई लेकर जाए हादसा पर पहुंचे तो विक्रम बेहोश हो चुका था। इसका काफी खून बह गया था। इन्होंने इसे चारपाई पर डाला और बड़े लाल के घर पहुंच गए। विक्रम के साथी जोश में थे। गोली किसने चलाई, एक डाकू ने पूछा। अगर वो नजर आ जाता तो मैं इसकी बोटियां कर देती, फूलन ने कहा, पर मेरा ख्याल है कि वो श्री राम या लाला राम सिंह में से कोई एक था। डाकू इधर उधर देखने लगे और एक दूसरे से इन दोनों भाइयों के बारे में पूछने लगे, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। फूलन ने इन्हें बताया कि जब वो गांव की तरफ जा रहे थे तो इसने इन्हें दरवाजे पर बैठे देखा और इन्हें चुप देखकर वो दोनों चुपके से अंदर चले गए। श्री राम और लाला राम की अदम मौजूदगी यह जाहिर करती थी कि गोली इन्होंने ही चलाई थी। डाकुओं के चेहरे पर गजब डाकुओं के चेहरे गैजो गजब से सुर्ख हो गए। इन्होंने राइफलें उठाई और ठाकुर भाइयों की तलाश में रवाना हो गए। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि ठाकुर भाई इनके हाथ से बचकर नहीं जा सकते। पहले इन्होंने वो घर देखे जहां दोनों भाई आखिरी दफा दिखाई दिए थे। घर वालों ने बताया कि थोड़ी देर पहले कहीं निकल कर चले गए हैं। इसके बाद डाकुओं ने गांव का एक एक घर देख डाला, लेकिन भाइयों का कोई सुराग नहीं मिला। वाजिया तौर पर वो घाटियों की तरफ निकल गए थे। फूलन ने कुछ डाकुओं को घोड़ों पर घाटियों पर रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि ठाकुर भाइयों को देखते ही शूट कर दिया जाए। तवीज तलाश के बाद डाकू वापिस आ गए। श्री राम और लाला राम को कुछ पता नहीं चला था।
इसके अलावा वहां के देहातों में ज्यादातर ठाकुर आबाद थे और ठाकुर भाइयों के लिए किसी गांव में पनाह हासिल करना मुश्किल नहीं था। इधर विक्रम बदस्तूर बेहोश पड़ा था। गोली रान की हड्डी में लगी थी और अंदर ही थी। डॉक्टर ने इसका मायना किया और चिमटी के जरिए गोली निकाल ली। मशवरा दिया कि इसे फौरन किसी अस्पताल पहुंचा दिया जाए। फूलन ने डाकुओं को बुलाया और इनसे मशवरा किया। राम उतार नामी डाकू ने कहा, हमें ये इलाका फौरन छोड़ देना चाहिए। श्री राम अगर सरदार पर गोली चला सकता है तो वो मुखबरी भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि पुलिस हमें घेरे में ले ले। फूलन गुस्से से बोली, तुझे सरदार की फिक्र है या नहीं? इसकी देखभाल कौन करेगा? इसको भी यहाँ रखना ठीक नहीं है, राम उतार ने कहा। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो वो बेहोशी की हालत में गिरफ्तार करके ले जा सकती है और वो इलाज की कोई परवाह नहीं करेगी। वो लोग तो यही चाहेंगे कि विक्रम खत्म हो जाए। बात तो ठीक है, फूलन ने कहा। डॉक्टर भी यही कह रहा है कि इसको अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास पहुंचाना जरूरी है। जीवन दास, जो विक्रम की वजह से परेशान था, बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। गांव में ज्यादातर लोग भी यही समझ रहे हैं कि विक्रम मला मर चुका है। हम इस खबर को ऐसे ही मशहूर होने दें तो पुलिस धोखा खा जाएगी। इस तरह हमें विक्रम का इलाज कराने में आसानी होगी। ये तजवीज सबको पसंद आई। इसी इसी असना में विक्रम का बाप और भाई बड़े लाल के घर पहुंच चुके थे। इन्हें भी कमरे में बुलाया गया और मुतफक्का तजवीज से आगाह किया गया। इन्होंने कोई एतराज नहीं किया। जीवन दास ने बड़े लाल से कहा, फौरन 2 घोड़ों का इंतजाम करो। मैं चाहता हूं कि विक्रम को जलाऊ पहुंचा दिया जाए। वहां हमें जरूर कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि पुलिस को खबर मिल जाए। बड़े लाल ने खुदशा जाहिर किया। पुलिस की फिक्र मत करो, हम वहां सीधे साधे देहाती बनकर जाएंगे। राम उतार ने कहा, क्यों ना कानपुर चले? कानपुर बहुत दूर है, दीवन दास ने कहा। रास्ते में दरिया भी पार करना पड़ेगा। अगर ट्रेन से गए तो ज्यादा खतरा है। बड़े लाल ने घोड़ों का इंतजाम कर दिया। फूलन ने कहा, मैं विक्रम के साथ जाऊंगी। दीवन दास और राम उतार भी हमारे साथ रहेंगे। बाकी लोग इधर उधर बिखर जाएं। एक दो के सिवा इस गांव में कोई ना ठहरे। जब तक विक्रम मल्लाह ठीक नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर विक्रम मर गया तो हम दूसरा सरदार चुन लेंगे। कोई डाकू ज्यादा दूर ना जाए, राम उतार ने कहा। मुझे यकीन है कि सरदार जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सबको खबर कर देंगे। तमाम डाकू गांव से रुखसत होने की तैयारी करने लगे। इसी असना में बड़े लाल 2 घोड़े तैयार करके ले आया। फूलन ने विक्रय को घोड़े पर डाला और जीवनदास और राम उतार के हमरा फौरन जलाऊ के लिए रवाना हो गए। विक्रम बदस्तूर बेहोश था। जलाऊ पहुंचकर जीवनदास विक्रम को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया, जिसका नाम हम डॉक्टर अशोक फर्ज कर लेते हैं। डॉक्टर ने विक्रम का मायना करने से पहले पूछा कि गोली कैसे लगी थी। सरकार, हम दरिया के किनारे मवेशी चुरा रहे थे, फूलन ने कहा। इसने घूंघट लगा रखा था और किसी जाहिल देहाती औरत की तरह आंखें नीची करके बातें कर रही थी। ये मेरा आदमी है। हम दोनों मवेशी चुरा रहे थे। क्या बताऊं सरकार, किसी जालिम ने गोली चलाई और मेरा आदमी कबूतर की तरह फड़कने लगा। भगवान करे इसके हाथ टूट जाएं, अंधा हो जाए, इसकी मट्टी खराब हो। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो सिसकियां लेने लगी। अगर मेरा आदमी मर गया तो मैं चिता में जलकर मर जाऊंगी। क्या इस वारदात की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है? डॉक्टर ने पूछा। महाराज, हम गरीब लोग हैं, फूलन ने कहा। हमारे पास पुलिस को देने के लिए कुछ नहीं है। हम दरिया पार से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, पर जो आप कहेंगे हम आपकी सेवा में पेश कर देंगे। लेकिन हमें इस किस्म का केस लेने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर ने कहा, पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। राम उतार ने जेब से चंद 100 के नोट निकाले और डॉक्टर के सामने डालता हुआ बोला, डॉक्टर, ये एक इंसानी जिंदगी का मामला है। हम ना पुलिस के पास पहले गए थे और ना आइंदा जाएंगे। अगर ये शख्स मर गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। हम समझेंगे भगवान की यही मर्जी थी।
पैसों की फिक्र ना करें जी, फूलन ने कहा, हम इतने भी गरीब नहीं हैं, आपकी सेवा में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। डॉक्टर अशोक ने नोट गिनकर जेब में डाले और उठता हुआ बोला, ठीक है, मैं ये रकम रख लेता हूँ, मरीज को ऑपरेशन की मेज पर ले चले। राम अवतार और जीवन दास ने विक्रम मल्लाह को ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दिया। डॉक्टर ने इसका मायना किया। मरीज के लिए खून की पूरी जरूरत थी, डॉक्टर ने आकर बताया। जीवन दास दोनों हाथ फैलाता हुआ बोला, खून बहुत है डॉक्टर, चिंता ना करें, जितना चाहे खून निकाल ले। ऐसे बात नहीं बनेगी, डॉक्टर ने कहा, पहले ग्रुप चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बारी बारी तीनों ग्रुपों का जायजा लिया, लेकिन तीनों का ग्रुप विक्रम से मुख्तलिफ था। इसने सारा लाया, बोला, तुम तीनों के खून का ग्रुप मुख्तलिफ है, तुम्हारा खून इसके काम नहीं आ सकता, कहीं से खून का बंदोबस्त करना पड़ेगा। फूलन बोली, सरकार, खून तो सबका एक जैसा होता है, फिर हमारा खून और इसके खून क्यों नहीं काम आ सकता। डॉक्टरों के होंठों पर पेशावराना मुस्कुराहट नमूदार होगी और बोला, सारी खराबी खून ही की वजह से होती है। खून एक जैसा होता तो संसार में इतना खून खराबा क्यों होता। सारी अच्छाइयां बुराइयां खून के अंदर पाई जाती हैं। अगर खून साफ करने का कोई तरीका दरियाफ्त हो गया तो संसार के इंसान भी सुधर जाएंगे। बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक पता लिख देता हूँ, तुम लोग वहां जाओगे, वहां से तुम्हें इस ग्रुप का खून मिल जाएगा। इसने पैड के कागज पर एक नाम, पता और खून का ग्रुप लिख दिया और ये कागज फूलन को थमाता हुआ बोला, यहाँ से तुम्हें कीमतन खून मिल जाएगा, पर जरा जल्दी जाओ, मरीज की हालत नाजुक है, इसमें इसे ड्रिप लगा देता हूँ। और हाँ, मरीज का नाम क्या है। राम उतार ने घबराकर फूलन की तरफ देखा। वो डरा कि फूलन कहीं विक्रम का असली नाम ना बता दे, लेकिन फूलन बड़े इत्मीनान से बोली, इसका नाम नरेश चंद है। राम उतार और जीवन दास ने इत्मीनान का सांस लिया। विक्रम मल्लाह न सिर्फ जंगलों में मशहूर था, बल्कि हर तरफ उसकी शहरत पहुंच चुकी थी। इसने लिए असली नाम बताना खतरनाक साबित हो सकता था। फूलन ने उनको विक्रम के पास छोड़ा और जीवन दास के साथ खून का इंतजाम करने चली गई। चंद रोज बाद पुलिस को एक मुखबर के जरिए खबर मिली कि खतरनाक डाकू विक्रम मल्लाह एक कातलाना हमले में मर गया है। ये खबर सुनकर कानपुर पुलिस के आला अफसरों ने खुशियों से तालियां बजाई, क्योंकि कुछ अरसे से विक्रम की कार्रवाइयां इनके लिए चैलेंज बनती जा रही थी। ये बात मजीद खुशी का बाइस थी कि वो अपने ही एक साथी के हाथों मारा गया। ये बात डाकुओं के दूसरे ग्रोहों में बदअतमादी की फिजा पैदा कर सकती थी। ये खबर मिलने के फौरन बाद पुलिस पार्टी वारदात के लिए तफ्तीश के लिए बाई जमाव पहुंच गई। इन्होंने ज़ाब्ते की तफ्तीश मुकम्मल की, मुख्तलिफ लोगों के बैनात कलम बंद किए। इनमें विक्रम मल्लाह का भाई और चाचा भी शामिल था। बड़े लाल से कहा, वो मकतूल विक्रम मल्लाह की लाश देखना चाहते हैं, हम लाश की तस्वीरें उतारना चाहते हैं। इसने वजाहत की ताकि वो अपने आला अफसर को वो तस्वीरें दिखाई जा सके और अखबारों में छापी जा सकते। बड़े लाल ने इस किस्म के सवालात के जवाब पहले ही सोच रखे थे। बोला, हमने दूसरे दिन इसका क्रियाक्रम कर दिया था और राख जमुना में बहा दी थी। वो बदमाश कब से यहाँ ठहरा हुआ था? थोड़े रोज हुए थे जी। तुमने हमें इतला क्यों नहीं दी? तफ्तीशी अफसर ने पूछा। तुम्हें पता नहीं कि किसी डाकू को पनाह देना कानूनन जुर्म है? पनाह तो नहीं दी थी महाराज, वो मेरा भतीजा था, मिलने आया था। खबर तो सारे गांव को थी। बड़े लाल, इस बात पर तो गिरफ्तार भी हो सकता है। तफ्तीशी अफसर ने आंखें दिखाई। और कितने बदमाश थे इसके साथ? और मैंने सुना है फूलन देवी नाम की छोकरी भी इसके साथ थी। वो कहाँ गई? महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम हमारे काबू में नहीं रहा। विक्रम के बाप ने कहा, वो ना हमारी सुनता है ना हमें कुछ बताता है। विक्रम के बाप ने कहा, वो ना हमारी सुनता है और ना हमें कुछ बताता है। हमें कुछ पता नहीं कि इसके साथ कितने आदमी थे। हाँ, एक छोकरी हमने जरूर देखी थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। विक्रम की मौत के साथ ही इसके साथी गायब हो गए थे। मैंने सुना है कि गोली चलाने वाला विक्रम का अपना आदमी था। जी सुना तो हमने भी यही है, बड़े लाल ने कहा, बाकी भगवान जाने। वारदात कहाँ पेश आई थी? दरिया के किनारे। तफ्तीशी अफसर ने विक्रम के रिश्तेदारों को साथ लिया और जाए वारदात पर पहुंच गया। घास पर खून के धब्बे मौजूद थे। अफसर मजकूर ने आसपास का अच्छी तरह जायजा लिया, फिर बोला, तुम लोगों को वारदात की इतला किसने दी थी?
बड़े लाल ने फूलन का नाम लेने का इरादा किया, फिर बोला, जब हमें पता चला तो इस वक्त सारे गांव में शोर मचा हुआ था, किसी आते जाते ने देख लिया होगा। गांव के दूसरे लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले फूलन देवी ने कत्ल की इतला दी थी। कई लोगों ने इसे विक्रम के साथ दरिया की तरफ जाते देखा था। देखा होगा जी, हमें मालूम नहीं, शक किस पर है? मुझे तो किसी पर शक नहीं, बड़े लाल ने कहा, पर विक्रम के साथियों का ख्याल है कि गोली श्री राम ने चलाई थी। पुलिस पार्टी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस यकीन के साथ वहां से रुखसत हो गई कि विक्रम मल्लाह मारा जा चुका है। इन्होंने ये खबर अखबारात को जारी कर दी। विक्रम के गिरोह के कुछ डाकुओं ने यह खबर पढ़ी तो इन्हें भी अपने सरदार की मौत का यकीन आ गया। अगर सरदार ना रहे तो ज्यादातर डाकू इधर उधर बिखर जाते हैं और दूसरे गिरोहों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। विक्रम के गिरोह के 3 डाकू, जिन्हें विक्रम की मौत का पूरा यकीन हो गया था, किस्मत आजमाई करने अटावा पहुंच गए और तीसरे ही रोज पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। इन्होंने भी पुलिस को वही बयान दिया कि विक्रम हलाक हो चुका है। लेकिन विक्रम मल्लाह जिंदा था और डॉक्टर अशोक के क्लिनिक में तेजी से सेहतयाब हो रहा था। खून की बोतलें चढ़ाने के बाद इसके चेहरे की सुर्खी वापस आ गई थी और जख्म तेजी से ठीक हो। फिर इसके साथियों ने राम उतार के एक शनाशा के घर में रिहाइश का इंतजाम किया। ताहम इनका ज्यादा वक्त वहां ही गुजरता था। फूलन सारा दिन विक्रम की तमरदारी में लगी रहती थी। एक रोज डॉक्टर अशोक ने एक मरीज ने विक्रम को देखा तो उसे शबा सा हुआ, क्योंकि वो अखबार में विक्रम की तस्वीर देख चुका था। इसने डॉक्टर को एक तरफ ले जाकर कहा, ये डॉक्टर, ये मूंछों वाला कौन है? क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने पूछा। इस इंसान का चेहरा कुछ देखा भाला सा लगता है, मजकूरा मरीज ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये एक मशहूर डाकू है। मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी जो हूबहू इससे मिलती है। शक तो डॉक्टर के ज़हन में भी था, क्योंकि विक्रम जख्मी हालत में इसके पास आया था और इसके साथियों का तर्ज अमल भी मशकूक किस्म का था। लेकिन डॉक्टर शक का इजहार नहीं कर सकता था, खुद इसकी पोजीशन खराब हो सकती थी, लिहाजा इसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा, यह तो बेचारा कोई सीधा साधा सा देहाती है, नाम नरेश चंद है, हो सकता है इसकी शक्ल किसी डाकू से मिलती हो। वैसे कौन से अखबार में तुमने तस्वीर देखी थी? अखबार का नाम तो मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मैंने एक दुकान पर सरसरी अंदाज में अखबार देखा था। डॉक्टर अशोक ने पूछा, खबर में क्या लिखा था? ओ ठीक है, ये शख्स वही वाकई कोई हो रहा होगा। मुझे याद आ गया, खबर में लिखा था कि इसको किसी इसके साथी ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। मरीज के जाने के बाद डॉक्टर अशोक ने गुज़श्ता चंद रोज के अखबार चेक किए तो एक अखबार में विक्रम की तस्वीर नजर आ गई। खबर के मुताबिक इसका नाम विक्रम मल्लाह था और वो चुंबर के वादी के खतरनाक और डाकुओं के गिरोह का सरदार था। डॉक्टर ने गौर से तस्वीर का मायना किया तो इसे यकीन हो गया कि जिसका वो इलाज कर रहा है वो खतरनाक डाकू विक्रम मल्लाह ही था। डॉक्टर अशोक परेशान हो गया। जिस खतरनाक डाकू की दहशत पूरी चंबल की वादी में फैली हुई थी, वो इसकी गिरफ्त में था। पुलिस को एक ही फोन काफी था। इसकी गिरफ्तारी के लिए किसी लंबी चौड़ी पुलिस पार्टी और मार्के की जरूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।